दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। दोस्तों, आजकल हमारी उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में अभी तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल, कत्यूर वंश और पवार वंश के विषय में चर्चा की। और आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है चंद वंश। चंद वंश का शासन उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन पे रहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके का शासन चंद वंश का था और किस तरह की विभिन्न घटनाएं इस शासन के दौरान हुई। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं चंद वंश के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं चंद वंश के बारे में जानना। जब कत्यूरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ था, उस समय कुमाऊं व गढ़वाल दोनों ही क्षेत्र कत्यूर वंश के अधीन हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कत्यूर वंश कमजोर हुआ, उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश और कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश का उदय होता है। चंद वंश की प्रारंभ की राजधानी चंपावत थी। बाद में चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा, नैनीताल, नेपाल के कुछ क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लिया गया था। चंद वंश के बारे में हमें जानकारी चंद्रकालीन अभिलेखों, मुस्लिम साहित्य, परमार वंश के इतिहास, नेपाल के इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम चंद वंश की बात करें, इतिहासकारों के इस संबंध में अलग अलग मत हैं। कुमाऊं का इतिहास के लेखक बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद इस वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 700 से 721 ईस्वी के बीच में इस वंश की स्थापना की। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार सोमचंद का शासनकाल 935 ईस्वी के आसपास था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्र वंश की स्थापना थोहर चंद ने 1216 ईस्वी के आसपास की थी, परंतु ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने 700 ईस्वी के आसपास की थी। और इसी को प्रमाणिक मानते हुए हम ये मानते हैं कि चंद वंश की स्थापना सोमचंद द्वारा लगभग 700 ईस्वी के आसपास हुई थी। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के मूल स्थान के विषय में बात करें तो इसमें भी इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार सोमचंद को कन्नौज से आया बताते हैं, तो कुछ जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि सोमचंद झूसी इलाहाबाद से यात्रा करने के लिए बद्रीनाथ आए हुए थे और उस समय उत्तराखंड में कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का शासन था, जो कि कुमाऊं में शासन करते थे मूल रूप से। यहाँ पर सोमचंद ने ब्रह्मदेव की एकमात्र कन्या, जिसका नाम चंपा था, उससे विवाह कर लिया और इसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने राज्य में से सोमचंद को कुछ क्षेत्र दान में दे दिया। सोमचंद ने अपनी पत्नी रानी चंपा के नाम पर चंपावती नदी के किनारे ब्रह्मदेव द्वारा मिली भूमि पर चंपावत राज्य का निर्माण किया और राजा सोमचंद ने चंपावत राज्य में राजबुंगा किले का भी निर्माण करवाया था और यहीं से चंद वंश की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने राजबुंगा किले के लिए 4 किलेदारों की नियुक्ति की और उनके नाम कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे। इन 4 किलेदारों को 4 आल कहा जाता था या चाराल कहा जाता था। सोमचंद ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राजाओं के साथ युद्ध करना शुरू किया और अपना सबसे प्रथम युद्ध द्रोणकोट के रावत राजा के साथ किया। इस युद्ध में सोमचंद द्रोणकोट के रावत राजा को मार देते हैं और इस क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला देते हैं। सोमचंद ने गांव के सयानों, जिनके पास ज्यादा अनुभव हो, और बूढ़ों की नियुक्ति की थी और इन सयानों और बूढ़ों को कर इकट्ठा करने का कार्य सौंपा था। शुरुआत में सोमचंद डोटी के राजाओं को अपना कर भेजते थे। डोटी के राजा नेपाल क्षेत्र से संबंधित थे और वे मल्लवंशी होते थे। मल्लवंश को हम एक तरह से कत्यूर वंश की ही एक शाखा मानते हैं और इन्हें रैका भी कहा जाता है। सोमचंद के समय में डोटी का राजा जयदेव मल्ल था, जिसे सोमचंद कर भेजा करता था। सोमचंद के बाद विभिन्न कालखंडों में लगभग 60 के करीब राजाओं के द्वारा उत्तराखंड के कुमाऊं के हिस्से में शासन किया गया। इन चंदवंशी राजाओं में जो प्रसिद्ध राजा हैं उनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे।
सोमचंद के बाद जो अगले राजा थे वो थे आत्मचंद। इन्होंने सोमचंद के बाद 20 वर्षों तक चंद्रवंश के शासन की बागडोर संभाली। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण राजा जिनके विषय में हमें जानना जरूरी है वो है इंद्रचंद। इनके समय में उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन शुरू हुआ। इन्होंने चंपावत में सिल्क के कारखाने को खोला और इन रेशम के कारखानों में काम करने वाले लोगों को पटुआ कहा जाता था। वीणाचंद, इस राजा की कोई संतान नहीं थी। यह हमेशा भोग विलास में ही रहता था। इस वजह से इसे विलासी राजा भी कहा जाता है। इसके समय ही खस जातियों का आक्रमण होता है और खसों के राजा बीजड़ के द्वारा वीणाचंद को हराकर कुमाऊं पर कब्जा कर लिया जाता है और इसके पश्चात यहाँ पर चंद वंश की समाप्ति हो जाती है, यानी चंद वंश के प्रथम हिस्से की समाप्ति हो जाती है और खस जातियां लगभग 200 वर्षों तक कुमाऊं पर शासन करती हैं। अगर हम खस वंश की बात करें, इन 200 वर्षों तक जो शासन खस राजाओं द्वारा उत्तराखंड पे किया गया या कुमाऊं पर किया गया, उसमें अधिक जानकारी हमें ऐतिहासिक रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए हम इस वंश के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। अगले चंद वंश के शासक थे वीरचंद। जब बहुत सारे खस राजा इस 200 वर्ष के शासन तक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शासन करते हैं तो जनता इन राजाओं से बहुत परेशान थी। खसों से परेशान होकर जनता बाद में आपस में मिलती है और यह निर्णय लेती है कि वे अपना एक नया राजा बनवाएंगे जो कि चंद वंश से ही संबंधित होना चाहिए। और जनता अपने में से सोन खड़ायत नाम के व्यक्ति को मुखिया चुनती है और सोन खड़ायत नए राजा की खोज में नेपाल की तरफ जाता है, जहां उसे वीरचंद मिलते हैं जो चंद वंश के 5वें शासक संसार चंद का रिश्तेदार था। और फिर जनता उसे राजा बनने के लिए आमंत्रित करती है। वीरचंद जनता का निमंत्रण स्वीकार करता है और खसों को समाप्त करने के लिए कुमाऊं आ जाता है और उस समय खसों का राजा सोपाल था। वीरचंद ने खसों के राजा को मार गिराया और उन्हें पराजित कर दिया और इस प्रकार से कुमाऊं से खसों का आधिपत्य खत्म होता है और पुनः चंद्रवंश की स्थापना होती है। थोहरचंद, जैसा कि हमने आपको बताया था, कुछ इतिहासकारों जैसे हर्षदेव जोशी व फ्रेजर ने थोहरचंद को इस वंश का संस्थापक बताया है। इसका कारण यह था कि चंद वंश का यह पहला स्वतंत्र राजा था जिसने किसी को भी कर देना बंद कर दिया था। गरुड़ ज्ञानचंद, यह चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और यह चंद वंश का पहला राजा था जो दिल्ली दरबार में गया था। उस समय दिल्ली पर राज कर रहे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि प्रदान की थी। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था। शेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद्र को राजाधिराज महाराज बताया गया है और नीलू कठैत नाम का जो सेनापति जो कि बहुत ज्यादा वीर था वो इसी के समय में था। इसी सेनापति नीलू कठैत के साथ मिलकर इसने अपना भाबर और तराई क्षेत्र जो संभल उत्तर प्रदेश के नवाबों द्वारा जीत लिया गया था उसे इसने वापस जीता था। भारती चंद, इसने डोटी के राजाओं के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया और उस समय डोटी पर राजा जयमल्ल का शासन था। इसने 12 वर्षों तक डोटी का घेराव डाला और 12 वर्षों तक उनसे युद्ध करता रहा। इसने अपने पुत्र रत्नचंद की मदद से सोरा, सोर, सीरा, थल क्षेत्र आदि जीत लिए थे और इन पर अपना अधिकार कर लिया। भीष्मचंद, इसने चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से बदलकर आलमनगर कर दी थी, परंतु यह कार्य इसके पुत्र बालू कल्याण चंद्र के समय में पूर्ण हुआ था। क्योंकि इसने राजधानी को बदल दिया था इसलिए चंपावत में शासन करने वाला यह अंतिम चंद्र शासक था। भीष्मचंद्र के बाद बालू कल्याण चंद्र राजा बनता है।
इसे भीष्मचंद ने गोद लिया था। बालू कल्याण चंद के समय में सन 1560 में राजधानी स्थानांतरण का कार्य पूरा हुआ था और इसने आलमनगर का नाम बदलकर अल्मोड़ा रख दिया था। कालापानीगढ़ के अभिलेख जो पिथौरागढ़ से प्राप्त होते हैं उनमें बताया गया है कि इसको महाराजा धीराज कल्याण चंद देव की उपाधि दी गई थी। इसने लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था और यह निर्माण इसने 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित छावनी के भीतर करवाया था। जब भारत में अंग्रेजी काल आया तो उसी लाल मंडी किले का नाम बदलकर फोर्ट मोयरा कर दिया गया था। रुद्रचंद का शासन काल बादशाह अकबर के समकालीन था। मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में कुमाऊं क्षेत्र को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। अकबर ने भारत के बहुत से राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। उसी क्रम में 1587 में रुद्रचंद ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने डोटी के राजा हरिमल्ल को पराजित कर सीरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। इसी ने चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। इसके समय में भूमि के मालिकों को थातवान कहा जाता था। इसी के द्वारा रुद्रपुर नगर की स्थापना की गई थी और अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का निर्माण भी इसी के द्वारा कराया गया था। रुद्रचंद ने एक पुस्तक की रचना भी करी थी जिसका नाम त्रिवेणिक धर्म निर्णय था। रुद्रचंद के सेनापति का नाम पुरुषोत्तम पंत था। यह गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। लक्ष्मीचंद को मुगलों से डरने के कारण लिखुली बिराली नाम से भी जाना जाता है। इसके सेनापति का नाम गेंडा सिंह था और लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार वह असफल रहा और अंत में 8वीं बार जब वह सफल हुआ तो 8वें आक्रमण में इसने गढ़वाल के सेनापति खतड़ सिंह को मार गिराया था। लक्ष्मीचंद ने न्याय व्यवस्था को सही बनाने के लिए 2 कचहरियों का निर्माण करवाया था, जिसमें पहली कचहरी का नाम न्योवाली तथा दूसरी कचहरी का नाम बिष्टावली था। न्योवाली कचहरी का कार्य जनता को न्याय दिलाना तथा बिष्टावली कचहरी सैन्य मामलों को देखना था। सन 1602 में लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इसके द्वारा अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। इसी के द्वारा जुलिया और सिरती नामक करों की भी शुरुआत की गई थी। लक्ष्मीचंद का एक बड़ा भाई था जिसका नाम शक्ति गोसाई था, जो कि जन्म से अंधा था। इसी कारण शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। बाज बहादुर चंद यह चंद वंश के प्रतापी व शक्तिशाली राजाओं में से एक था। यह मुगल शासक शाहजहां के समकालीन था और शाहजहां ने इसे जमींदार और बहादुर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने इसे फरमान में 84 माल परगना दी थी, जिससे चंदों को 9 लाख प्रतिवर्ष की आय होती थी। तीलू रौतेली बहादुर चंद की समकालीन थी। तीलू रौतेली एक वीर गढ़वाली राजपूत वीरांगना थी जिन्होंने 20 वर्ष की आयु तक 7 युद्ध लड़े थे। उन्हें गढ़वाल के इतिहास में गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। उस समय गढ़वाल के राजा पृथ्वीशाह थे और देहरादून पर अपना अधिकार कर लिया था। इसने तिब्बत को भी पराजित किया था। बाज बहादुर चंद ने 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि भी दान की थी। इसके समय डोटी का राजा देवपाल था। बाज बहादुर चंद के द्वारा ही भोटिया और हुणिये लोगों पर सिरती नामक कर लगाया गया था। पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में स्थित एक हाथिया देवाल का निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था। इसी के द्वारा घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर और भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। बाज बहादुर चंद के द्वारा ही बाजपुर नगर की स्थापना भी की गई थी। उद्योत चंद इसने गढ़वाल और डोटी के राजाओं को एक साथ परास्त किया था। गढ़वाल और डोटी के राजाओं के ऊपर अपनी विजय के प्रतीक में इसने अल्मोड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर, उद्योत, चंद्रेश्वर और पर्वतेश्वर का निर्माण करवाया था। तल्ला महल में रंग महल का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था।
जगत चंद, इसके द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया गया था। हालांकि बाद में गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह ने इसको वापस जीत लिया था। देवी चंद, इसने मुरादाबाद को लूटा था और मुगल साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। देवी चंद ने एक अफगानी मुस्लिम दाऊद खां को कुमाऊं का जनरल बनाया था। कल्याण चंद चतुर्थ, कल्याण चंद के द्वारा रोहिल्लाओं को पराजित किया गया था। दीप चंद, इसने गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह को हराया था। 1760 में उद्योग चंद द्वारा निर्माण कराए गए पर्वतेश्वर मंदिर का नाम बदलकर इसने दीप चंद्रेश्वर मंदिर रख दिया था। दीप चंद के दीवान का नाम हर्षदेव जोशी था। मोहन चंद, इसने हर्षदेव जोशी को कारागार में बंद करवा दिया था। इसके समय गढ़वाल के राजा ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहनचंद को पराजित कर दिया था। मोहनचंद को पराजित करने के बाद गढ़वाल के राजा ललित शाह द्वारा प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का शासक बनाया जाता है और इन्हें कुमाऊं के राजा दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया जाता है और इनका नाम प्रद्युम्न शाह से प्रद्युम्न चंद रखा जाता है। प्रद्युम्न शाह अपने भाई जयकृत शाह के मृत्यु के पश्चात वापस गढ़वाल के राजा बनते हैं और कुमाऊं का कार्यभार हर्षदेव जोशी को सौंप देते हैं। इसी के बाद दोबारा से मोहनचंद का आक्रमण होता है और मोहनचंद दोबारा से सत्ता पर कब्जा कर लेता है। महेंद्र चंद, यह मोहनचंद का पुत्र था। इसके समय में 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और गोरखाओं ने महेंद्र चंद को अल्मोड़ा के हवालबाग में पराजित किया था और इस कारण यह चंद वंश का अंतिम शासक था। हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था और हर्षदेव जोशी को कुमाऊं के चाणक्य की संज्ञा भी दी जाती है। इस तरीके से कुमाऊं में चंद वंश का शासन समाप्त होता है और 1790 में गोरखा यहां पर अपना शासन स्थापित कर देते हैं। चंद वंश की आर्थिक व्यवस्था के विषय में अगर हम बात करें, चंद वंश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी, इसलिए थातवानों से राजस्व के नाम पर विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे। जन मान्यता है कि उस समय 36 रकम और 32 कलम की वसूली होती थी, यानी कि यह विभिन्न प्रकार के कर थे जो जनता के द्वारा दिए जाते थे। इन करों में मुख्य रूप से भूमि कर, सेना की वेतन हेतु कटक, नदियों पर सागा, कुली बेगार, मांगा कर, कमीणचारी, सयाणचारी, साहू, रतगली तथा राज परिवारों तथा राजकुमारों के लिए अलग अलग प्रकार के कर थे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप नए नए विषयों पर नए नए वीडियोस देख सकें और अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।